Hello everyone, welcome to our channel. We are going to discuss the Vision IS Current Affair of December 2020. The topic that we are going to discuss is from the Economy and Security section. इकोनॉमी और सिक्योरिटी में जितने भी न्यूज़ हैं आज हम कवर करेंगे. उसके पहले हमारा पॉलिटी का डिस्कशन हो गया है एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जितने भी सेक्शंस है इन्वायरमेंट हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन, एथिक्स, कल्चर, सोशल इश्यूज, वो सारा हम कवर करेंगे. पर आज का जो डिस्कशन रहेगा वो इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी पोर्शन पर रहेगा. एंड येस गाइस, प्लीज़ डू कीप अपडेट यूर सेल्फ विद द करंट अफेयर बिकॉज जैसे हम जानते हैं अभी प्रीलिम्स आने ही वाली है. ठीक है, 2021 की. उसके साथ साथ अगर आप 2022 के लिए भी अपेयर करने वाले हो तो भी आपको जो है करंट अफेयर पे एक साल से भी ज़्यादा जो है पकड़ होनी चाहिए. सो प्लीज़ डू स्टे अपडेटेड विद द करंट अफेयर एंड ट्राई टू लिंक इट विद द स्टैटिक पोर्शन. ठीक है, तो दोनों का एक बैलेंस बनाते हुए चलिए. एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज डिस्कशन. तो इकोनॉमी सेक्शन से न्यूज़ का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. जैसे आप देख सकते हो सबसे पहले न्यूज़ हमारी इकोनॉमी सेक्शन की जो है वो है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर. तो रिसेंटली क्या हुआ है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने इनॉग्रेट किया है एक नया भारपुर न्यू खुर्जा सेक्शन एंड द ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर ऑफ अ ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर. ठीक है, इसको उन्होंने इनॉग्रेट किया है. इसके बारे में अगर देखा जाए और न्यूज़ में क्या था, तो ये जो न्यू भारपुर न्यू खुर्जा सेक्शन जो है वो 351 किलोमीटर सेक्शन है बिटवीन खुर्जा एंड भावपुर इन उत्तर प्रदेश. एंड द स्टेट ऑफ द आर्ट अगर देखा जाए दैट इज़ ऑपरेशनल कंट्रोल सेंटर. इट इज़ लोकेटेड इन अ प्रयागराज इन अ यूपी. ठीक है, तो यहाँ पे वो है. तो अभी फ्रेट कॉरिडोर या डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बारे में उसके इमरजेंस किस तरीके से होता है उसके बारे में हम डिटेल्स देखेंगे. तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक फिगर दिया है. ठीक है, कि सेक्शन जो ओपन किए गए हैं बाय द पीएम. यहाँ पे जो दिया है, ठीक है, न्यू खुर्जा रीजन. ठीक है, यहाँ पे रहेगा न्यू भारपुर रीजन. ठीक है, उत्तर प्रदेश रीजन का यहाँ पे जो डॉटेड लाइन से यहाँ पे जैसे मार्क किया गया है. ठीक है, दिस विल बी द recently inaugurated dedicated French corridor. ओके, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे जैसे ठीक है, अभी तो ये अभी न्यू वाला है. ठीक है, उसके पहले काफ़ी ज़्यादा जो इस्टेब्लिश हुए थे यहाँ पे उनके नाम दिए गए हैं. ठीक है, जस्ट गो थ्रू दिस फिगर. अभी जो रिसेंट वाला है उस पर तो ध्यान देना ही नेसेसरी है. ठीक है, अभी हम देखते हैं कि बाकी बैकग्राउंड वगैरह देखा जाए तो जो इमरजेंस ऑफ अ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर उसके बारे में, इमरजेंस के बारे में अगर देखा जाए तो जो फ्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन है द रेवेन्यू शेयर करता है 67%. बट जो सैचुरेशन होता है ऑफ एग्जिस्टिंग रेलवे लाइन्स had lead to the conjugation and the loss of a freight market share for the railway, that is Indian Railway. अगर देखा जाए फ्रॉम 90% जो 1950 में था वो अभी 2017 का अगर डाटा देखा जाए तो वो लेस देन 40% हो गया है. ठीक है, दिस इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हमें कंसिडर करना पड़ेगा. ठीक है, दैट शुड बी नोटेड कि जो फ्रेट कॉरिडोर या फ्रेट का कंट्रीब्यूशन जो है उसका रेवेन्यू शेयर 67% है. एंड काफ़ी ज़्यादा जो लॉसेस अगर देख सकते हैं इन द फ्रेट मार्केट शेयर दिखाई दे रहे हैं. एंड अगर यहाँ पे कुछ और स्टैटिक पॉइंट यहाँ पे मेंशन है कि जो एग्जिस्टिंग ट्रक रूट्स है ऑफ हारवा दिल्ली ऑन अ ईस्टर्न कॉरिडोर एंड द मुंबई दिल्ली ऑन अ वेस्टर्न कॉरिडोर, वो भी दे हैव ऑल्सो बीन हाईली सैचुरेटेड. And this is one of the important point. And along with the growth in the Indian economy has created a highly efficient एम्पल डिज़ाइन फीचर जो इनेबल करेगा रेलवे को कि उनका ओवरकम करे जो भी बर्डन्स आ रहे हैं ऑन द एग्जिस्टिंग रेलवे लाइंस. एंड एक इफ़ेक्टिव और एक कॉस्ट इफेक्टिव जो है फ्रेट और ट्रांसपोर्टेशन बनाए. ठीक है, उसको इंश्योर करें, ये एक पॉइंट है. एंड नेक्स्ट, दिस ऑल्सो लेड टू द कंसेप्शन ऑफ अ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर अलॉन्ग द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न रूट्स इन 2016 जो स्पेशली इंप्लीमेंट किया गया है बाय द स्पेशल पर्पस व्हीकल जिसका नेम अगर देखा जाए तो दैट इज़ अ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड. ठीक है, तो अभी इसके बारे में अगर देखा जाए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो ये जो है इसके बारे में अगर देखा जाए तो इसका फॉर्मेशन हुआ था. ठीक है, इस बॉक्स में डिस्कस करेंगे. इसका फॉर्मेशन हुआ था 19
56 का जो एक्ट है कंपनीज एक्ट, उसी के अंडर में 2016 को फॉर्मेशन हुआ था। एंड इट अंडरटुक द प्लानिंग, डेवलपमेंट, मोबिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन विच आर रिलेटेड टू द डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ठीक है, तो इस ये जो इंडिया की कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, ठीक है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, वो डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क्स जो है दे मिशंस दे यूज टू अंडरटुक। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हैं। ये इनेबल करता है कॉरिडोर की एक अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी को इनेबल करे, ठीक है, विद द इंडियन रेलवेज। उसके साथ साथ मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स से भी एसोसिएटेड है। एंड इट ऑल्सो सपोर्ट द गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स विच आर टेकन टूवर्ड्स और फॉरवर्ड विद द point considering the ecological sustainability. Okay, so in this way ये जो dedicated freight corridor corporation of India है, वो उनके जो missions है they run in such type of a visions. अब हम देखते हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर क्या होता है। तो एक हाईली स्पीड एंड हाई कैपेसिटी रेलवे कॉरिडोर होता है विच इज़ डेडिकेटेड एक्सक्लूसिवली फ्रॉम अ फ्रेट मूवमेंट्स एंड build a firm a higher throughput पर ट्रेन एंड अ मोर सिग्निफिकेंट शेयर इन द फ्रेट मार्केट। ठीक है, तो अभी ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर मेनली दो आर्म्स होते हैं उसमें। तो सबसे पहला है कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और एक है वेस्टर्न। ठीक है, तो एडिशनली 4 मोर कॉरिडोर्स आर देयर, दैट इज ईस्टर्न कोस्ट, खड़गपुर और विजयवाड़ा ये एरिया कवर करता है। देन ईस्ट वेस्ट कोलकाता मुंबई, नॉर्थ साउथ दिल्ली एंड चाइना एंड साउथ दैट इज चाइना गोवा। ठीक है, सब कॉरिडोर आर ऑल्सो इन द पाइपलाइंस। ठीक है, अभी हम यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि ये तो कुछ मेन 4 कॉरिडोर्स हो गए, ठीक है, दिस वन। बट जो मेनली है, ठीक है, मेन दो जो आर्म्स है वो है डेडिकेटेड ईस्टर्न वन एंड वेस्टर्न वन। ठीक है, तो अभी ईस्ट और वेस्ट के बारे में अगर देखा जाए तो ईस्टर्न वन के बारे में अगर देखा जाए तो वो 1856 किलोमीटर है फ्रॉम शाहनीवाल इन पंजाब टू धानकुनी इन वेस्ट बंगाल। एंड इट अप्रोक्सीमेट वो 6 स्टेट्स को कवर करता है। ये कॉरिडोर का अगर देखा जाए इट इज़ प्रोजेक्टेड टू कैटर टू द नंबर ऑफ अ ट्रैफिक स्ट्रीम्स। ठीक है, जैसे कि कोल फॉर अ पावर प्लांट्स इन द नॉर्थर्न रीजन, ठीक है, यूपी दिल्ली हरियाणा पंजाब वाला रीजन हो गया। एंड फिनिश्ड स्टील जैसे कि फूड ग्रेन सीमेंट फर्टिलाइजर्स लाइमस्टोन फ्रॉम द राजस्थान टू द स्टील प्लांट जो ईस्ट साइड में है एंड द जनरल गुड्स। ठीक है, तो ये सारा ये कॉरिडोर्स जो है, ठीक है, इंडियन रेलवे के, तो वहाँ से वो ट्रांसपोर्ट वगैरह होता है। ठीक है, मेनली ट्रैफिक उन्हीं का होता है। एंड मेनली इट ऑल्सो पर्पज टू सेटअप अ लॉजिस्टिक पार्क इन कानपुर इन यूपी एंड लुधियाना इन पंजाब। ठीक है, वो कहीं ना कहीं एक पीपीपी मॉडल दैट इज़ अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप थ्रू स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, प्रपोज किया गया है। ठीक है, रिगार्डिंग द ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। अभी हम वेस्टर्न वाला पार्ट अगर देखा जाए तो 1504 किलोमीटर है जो लिंक करता है दादरी इन नेशनल कैपिटल रीजन टू द जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इन अ मुंबई। ठीक है, 6 स्टेट को क्रॉस करता है, जो ज्वाइन करता है ईस्टर्न कॉरिडोर को एट अ दादरी। एंड इसको प्रपोज किया गया था कि वहाँ पे भी सेटअप किया जाए एक लॉजिस्टिक पार्क एट मुंबई गुजरात जयपुर एंड एनसीआर रीजन में। ठीक है, तो ये हो गया ईस्टर्न और वेस्टर्न कॉरिडोर के बारे में एक डिटेल। यहाँ पे जैसे एक मैप दी गई है कि किस तरीके से सैंक्शन प्रोजेक्ट से या फ्यूचर प्रोजेक्ट का अप्रूवल लेने वाले हैं रिगार्डिंग द डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स। ठीक है, यहाँ पे एक फिगर थ्रू आप देख सकते हो। ठीक है, विच दिस इज मार्क विद वेरियस कलर्ड लाइन। अब हम देखते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या होता है ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स का। तो सबसे पहला होती है वो हेल्प करता है कि वो रिड्यूस कर पाए लॉजिस्टिक कॉस्ट। ठीक है, तो एक स्टडी हुई थी 2016 में, उसके अकॉर्डिंग ऐसा पता चला था कि इंडिया की लॉजिस्टिक कॉस्ट अगर देखी जाए एट अ 14% ऑफ अ जीडीपी कंपेयर टू द 9.5% ऑफ अ यूएस एंड 8% जो जर्मनी की है। एंड दो ये जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे टू स्पीड द फ्रेट ट्रेन about which will further increase by the 3 time, and it will also able कि वो carry करें double number of goods, and thus we can say that it help to reduce the logistic cost, and thus we can say that India के जो products हैंगे will be somewhere more competitive, and it will also help to boost the India's exports। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है कि reducing the logistic cost, इसके लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का एक मेन सिग्निफिकेंस है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो दैट इज़ अ मॉडल शिफ्ट इन ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा हम देखते हैं कि काफ़ी एक्सपेंसिव हो गया है टू कैरी समथिंग गुड्स बाय द रोड वे, एंड दस जो मॉडर्न शिफ्ट
is moving towards the railway, and thus we can say that this dedicated freight corridor can act as a better alternative as the road transportation has become more expensive. Next is a benefit of existing railway lines, ठीक है. तो freight training plants प्लेइंग जो है ऑन अ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, इट विल फर्दर जो एग्जिस्टिंग लाइन्स है, ठीक है. दस एग्जिस्टिंग लाइन्स के होने की वजह से कहीं ना कहीं अभी ये जो फ्रेट कॉरिडोर्स डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का एक पॉइंट है वो बहुत अच्छे से या एक अच्छे वे से हम कंडक्ट कर सकते हैं. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट. नेक्स्ट, इन्हांसमेंट enhance the investment opportunity, ठीक है, due to the improve ease of doing business environment as a result of a fast transportation, and which will further help to reduce the cost. Connected Indian hinterland, ठीक है. तो लार्ज पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो है विच इज़ रिसाइडिंग इन द लैंड लॉक साइड और द एरियाज स्पेशली इन द नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थर्न स्टेट जैसे कि राजस्थान एमपीज विच इज सर्व्ड बाय द रूट अंडर द डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर. एंड एग्रीकल्चर सेक्टर्स भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो सकते हैं बाय दिस, ठीक है. जैसे किसान रेलवे का स्टार्ट हो गया है, ठीक है. तो एक बिग कंट्री मार्केट सप्लाई, ठीक है, उसके लिए भी यूज़फुल है. इस तरीके से कनेक्टिंग द इंडियाज वेरियस रीजन्स, वो उसके लिए भी हम बोल सकते हैं दे आर सिग्निफिकेंट. एंड नेक्स्ट, इकोनॉमिक गेन, ठीक है. तो काफ़ी ज़्यादा जो प्रोजेक्ट है या जो इंडिया के डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का प्लानिंग है वो कहीं ना कहीं हेल्प कर सकता है कि एक, और इट विल एक्ट एज अ कैटलिस्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड द एरियाज अलॉन्ग द कॉरिडोर. एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के फैक्टर्स में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रह सकते हैं, ठीक है. ऑब्वियसली कंस्ट्रक्शन होगा तो दे विल जनरेट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, एंड दस वी कैन से दैट इकोनॉमी में बूस्ट के पर्पज़ के लिए भी यूजफुल रह सकता है. इन्वायरमेंटल बेनिफिट, तो ऑपरेशन ऑफ अ ट्रेन्स जो होते हैं विच विल हेल्प टू रिड्यूस द CO2 इमिशंस एंड बाय सेविंग द फ्यूल ऑफ अ मॉडल शिफ्ट. एंड दस वी कैन से दैट जो इंडिया का टारगेट है फॉर रिड्यूसिंग द कार्बन इमिशन वो भी कहीं ना कहीं हम उसके थ्रू अचीव कर सकते हैं. जैसे हम जानते हैं कि कार्बन फुटप्रिंट एनालिसिस जो कंडक्ट की गई थी इंडियन रेलवे थ्रू, उसके अकॉर्डिंग पता चला है कि जो इंडियन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स है, ठीक है, वो जनरेट करते हैं 2.25 टाइम्स लेस ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन ओवर द 30 ईयर period compared to the businesses as a usual, ठीक है. एंड दस वी कैन से दैट फॉर इन्वायरमेंटल बेनिफिट पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज़्यादा यूजफुल है. एंड इन दिस वे वी कंक्लूड द पार्ट कि किस तरीके से ये हमारा जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का पॉइंट है वो किस तरीके से इतना सिग्निफिकेंट माना जाता है, एंड वाई इट इज़ मोर लुकिंग फॉरवर्ड, ठीक है. PM भी अभी न्यू प्रोग्राम्स, ठीक है, न्यू कॉरिडोर्स इस तरीके के इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. अभी हम देखते हैं, अभी तो ये हो गया कि सिग्निफिकेंट है, पर येस देयर आर फ्यू चैलेंजेस. सो सबसे पहला है कि डिले इन द प्रोजेक्ट कंप्लीशन, ठीक है. तो काफ़ी ज़्यादा जो प्रोजेक्ट्स का डिले दिखाई देता है यहाँ पे दिया है, यहाँ पे एक टाइमलाइन भी मेंशन की गई है कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के प्रोजेक्ट जो है ऑलरेडी मिस द सेवरल डेडलाइन जस्ट आफ्टर द लॉन्च इन 2016. एज ऑफ जुलाई 2020 ओनली 56% जो है वेस्टर्न डेडिकेटेड कॉरिडोर एंड 60% ईस्टर्न वन जो कंप्लीट हुए हैं. दस डिलेइंग द टाइम वाला एक इशू आ जाता है. और जैसे हम जानते हैं कोविड-19 के पैंडेमिक की वजह से काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रप्शन आया है, एंड दस वी कैन से दैट काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स जो है वो फर्दर इट हैज़ बीन डिलेड. सेकेंड इज रिन्यूएबल रिसोर्सेज वर्सेज कोल, ठीक है. विद एन इंक्लिनेशन टूवर्ड्स द यूजिंग रिन्यूएबल रिसोर्सेज इन फ्यूचर, वायबिलिटीज ऑफ अ ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कुल बी एन कंसर्न सिंस मेजोरिटी ऑफ जो ट्रैफिक है, ठीक है, टू बी द कोल फॉर द पावर प्लांट जो नॉर्थन साइड में है. एंड दस वी कैन से दैट जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज वर्सेज कोल का जो फैक्टर है इट कैन ऑल्सो एक्ट एज अ चैलेंज फॉर इम्प्लीमेंटिंग द प्रोजेक्ट्स विच आर रिलेटेड टू द डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स. ओके, एंड इन दिस वे हमारी जो ये न्यूज़ थी रिगार्डिंग द डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो इकोनॉमी सेक्शन में आई थी, अभी जो पीएम ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया है, ठीक है, न्यू कॉरिडोर, उसके बारे में हमने कवर कर लिया. अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ. ड्राफ्ट इंडियन पोर्ट बिल 2020, तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटर वेज उन्होंने सर्कुलेट किया एक ड्राफ्ट दैट इज रिगार्डिंग द इंडियन पोर्ट बिल 2020 फॉर द पब्लिक कंसल्टेशन, ठीक है. तो अभी इस ड्राफ्ट बिल के बारे में अगर देखा जाए इट विल रिपेल द एंड रिप्लेस करेगा इंडिया पोर्ट बिल्स 1908 को to create an enabling environment and growth and sustainable development in the port sector in इंडिया, ठीक है. अब कुछ की फीचर्स यहाँ पे बिल्स के दिए हैं. तो सबसे पहला है कंस्टिट्यूट करेंगे एक मराइन टाइम पोर्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी जो डिफरेंट फंक्शंस देखेंगी, जैसे कि वो एडवाइस करेंगी गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को विच आर मैटर रिलेटेड टू द नेशनल पोर्ट्स एंड द प्लान्स
फॉर्मुलेट करेगी कुछ टर्म्स एंड पर्सपेक्टिव प्लान्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पोर्ट्स, कोऑर्डिनेट करेंगे विद द डिफरेंट एजेंसीज एंड प्लानिंग करेंगे डिफरेंट एक्टिविटीज़, ठीक है, विच आर हेल्प फॉर द यूटिलाइजेशन और द फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पोर्ट लाइन इन द इंडिया, ठीक है। तो इसके लिए कंस्टिट्यूट करी जाएंगे एक मैरीटाइम पोर्ट रेगुलेटरी। सेकेंड, इसमें देखा जाए फीचर तो फॉर्मुलेशन किया जाएगा एक नेशनल पोर्ट पॉलिसी और नेशनल पोर्ट प्लान का, ठीक है। और इसको प्लान इसका जो फॉर्मुलेशन होगा इट विल फॉर्म आफ्टर द कंसल्टेशन ऑफ अ वेरियस कोस्टल स्टेट governments and the state maritime boards and other stakeholder, formulation of a specialized adjudicatory tribunal, ठीक है, नेमली उसको हम maritime port tribunal बोला जाएगा, ठीक है। इट विल ऑल्सो बी फॉर्म, ठीक है, डिफरेंट एग्रीवियंस, ठीक है, जो आएंगे उसको रिड्रेसल करने के लिए इस टाइप की एक बॉडी का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। दिस आर द मेन फीचर्स जो इस बिल थ्रू लाए जाने वाले हैं, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि क्यों इतना सिग्निफिकेंस है इस बिल का। तो सबसे पहला अगर देखा जाए तो सबसे पहले ये जो बिल हैगा कहीं ना कहीं हेल्प करेगा फॉर द बेटरमेंट ऑफ अ पोर्ट कंजर्वेशन, ठीक है। सेकेंड है कि इट विल ऑल्सो हेल्प टू ब्रिंग अ डिफरेंट टाइप ऑफ अ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। कंपेरेंसिव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कहीं ना कहीं इस न्यू बिल के थ्रू इंप्लीमेंट किया जाएंगे एंड दस वी can say that it will creation of a new ports will further uh, ensure or further will bring a greater investment in the Indian maritime and the port sector. Next, simplify the regulation, ठीक है। तो काफ़ी it will also provide and increase opportunity in public and private partnership in the maritime point, and thus we can say that different agencies as different bodies will form and thus it will help to ग्रोथ ऑफ द पोर्ट सेक्टर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। प्रोविजन ऑफ द बिल कहीं ना कहीं इंश्योर करेगा सेफ्टी, सिक्योरिटी, पोल्यूशन कंट्रोल, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड एंड सस्टेनेबल पोर्ट्स, ठीक है, वो जो इनकॉर्पोरेट करेगा डिफरेंट कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल्स को एंड इम्पिटस ऑफ अ सेल्फ रिलायंस, ठीक है। तो इनहांसिंग द ईज ऑफ अ डूइंग बिजनेस एंड फॉर प्रोवाइडिंग अ ग्रेटर इम्पिटस for the self-reliant domestic climate investment climate in the maritime sector and obviously towards the Atmanirbhar Bharat initiative. So we can say that in this point, ठीक है, ये point जो अभी मैंने बताए इस तरीके से जो हमारा अभी ये जो न्यू उन्होंने बिल ड्राफ्ट किया है वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस रहेगा, ठीक है। यहाँ पे एक फिगर दिया है विच आर द मेजर पोर्ट्स, ऑब्वियसली कोस्टल लाइंस में ही रहेंगे, कंडाल, मुंबई, ठीक है, न्यू मैंग्रो, ठीक है, कोची, चेन्नई, विशाखापट्टनम, इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो पोर्ट्स है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पोर्ट्स का यहाँ पे फिगर दिया गया है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इंडियाज़ पोटेंशियल क्या है इन द पोर्ट सेक्टर्स। तो देखा जाए तो इंडिया जो है वर्ल्ड इंडिया इज स्ट्रैटेजिकली लोकेशन अगर इंडिया का देखा जाए तो शिपिंग रूट में आता है, कोस्टल लाइन अगर देखा जाए 7,000 से भी ज़्यादा है एंड पोटेंशियल है इंडिया का कि 14,000 किलोमीटर तक, 14,500 किलोमीटर तक जो है नेविगेबल वाटरवेज हैं एंड मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट हैंडल अगर किया देखा जाए तो इंडिया का पर्सपेक्टिव में तो 70% ऑफ इंडियन ट्रेडिंग दिखाई देता है एंड इंडिया के पास 204 पोर्ट्स से एंड मेजर 12 जो पोर्ट्स है जो हैंडल करते हैं 55% ऑफ अ कार्गो ट्रैफिक एंड मेजर पोर्ट्स जो है एज हैंडल अराउंड 700 मिलियन टन्स ऑफ अ कार्गो ड्यूरिंग अ 2018 और 2019 के टाइम पे। जवाहरलाल नेहरू जो पोर्ट ट्रस्ट है इंडिया की लार्जेस्ट मेजर पोर्ट है इन इंडिया में, ठीक है। पोर्ट डेवलपमेंट अगर देखा जाए इंडिया का तो वो एक कॉन्करेंट सब्जेक्ट में आता है एंड प्रेजेंटली मेजर पोर्ट्स जो है वो सारे सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू ही रेगुलेट किए जाते हैं एंड कुछ जो नॉन मेजर पोर्ट्स है वो स्टेट गवर्नमेंट थ्रू रेगुलेट किए जाते हैं। अभी जो मेजर पोर्ट्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू रेगुलेट किए जाते हैं वो मेजर पोर्ट एक्ट 1963 के अंडर में आते हैं एंड जो स्टेट गवर्नमेंट नॉन मेजर पोर्ट्स को गवर्न करती है वो इंडियन पोर्ट एक्ट 1908 के अंडर में आते हैं, ठीक है। गुजरात अकाउंट करता है 70% अप्रोक्सीमेट 70% ऑफ नॉन मेजर पोर्ट कार्गो। उसके बाद है आंध्र प्रदेश, ठीक है, एंड महाराष्ट्र 7%, उड़ीसा 4%। कार्गो ट्रैफिक अगर देखा जाए इन द कंट्री एक्सपेक्टेड कि वो राइज हो 2024-25 के पीरियड तक एंड गवर्नमेंट डिफरेंट टाइप ऑफ जो इनिशिएटिव या इंट्रोड्यूस कर रहा है डिफरेंट वेरियस फिक्सल एंड नॉन फिक्सल इनिशिएटिव, तो वो भी कहीं ना कहीं हेल्प करेगा टू बूस्ट इन द कार्गो ट्रैफिक और बूस्ट द पोर्ट सेक्टर इन इंडिया। अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि डिफरेंट जो चैलेंजेस हैं, ठीक है, जो फेस करने पड़ेंगे इंडिया के पोर्ट सेक्टर को। तो सबसे पहला चैलेंज है कि पोर्ट कॉन्जुगेशन एंड कस्टम क्लियरेंस, ठीक है, शिपिंग इश्यूज हो गया, चार्जिंग, डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, वो एक मेजर पॉइंट आता है।
लाइज ऑपरेशन, ठीक है, कॉस्ट एंड द टाइम फॉर अ की प्रोसेसेस, ठीक है, अनप्रेडिक्टेबल टाइम, ठीक है, टाइम लिमिंग डिलेइंग ऑफ अ टाइम, ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसेसेस में कुछ लैकिंग होना, ठीक है, ये एक चैलेंज है। लैक ऑफ अ प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है, फाइनेंशियल वायबिलिटी ऑफ अ पोर्ट प्रोजेक्ट इज अ मेजर डिटर फॉर द प्राइवेट डेवलपर्स। रेड टैपिज्म, ठीक है, अभी रेड टैपिज्म बिकॉज ऑफ द डिले इन ऑब्टेनिंग अ गवर्नमेंट अप्रूवल, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस, कहीं ना कहीं जो है इट अराइज एन वन ऑफ द प्रॉब्लम। हाई टर्न अराउंड टाइम, ठीक है, बिकॉज ऑफ इशू जैसे कि इनएडुकेट रोड नेटवर्क होने की वजह से भी प्रॉब्लम्स आते हैं। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा एरियाज़ में उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, या प्रॉपर जो न्यू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट उतनी टेक्नोलॉजी नहीं आई है। सो दिस इज ऑफ द पॉइंट, दिस इज ऑल्सो एन चैलेंज। एंड पुअर कनेक्टिविटी, ठीक है, तो पुअर हिंटरलैंड कनेक्टिविटी, रोड रेलवे प्रॉब्लम्स, ठीक है, एंड दिस कैन मेजर चैलेंजेस फॉर द एक्सपोर्ट इन द टाइमली मैनर फॉर द इंडिया, ठीक है। सो दिस आर द फ्यू चैलेंजेस जो पोर्ट सेक्टर्स में इंडिया में है। अब हम देखते हैं कि कुछ इनिशिएटिव्स जो इसके पहले लिए गए हैं टू बूस्ट द पोर्ट सेक्टर। तो सबसे पहला है कि मेजर पोर्ट अथॉरिटी बिल 2020 लोकसभा में रिसेंटली पास किया गया है, ठीक है, विच इज सीक कि वो प्रोवाइड करेगा ऑटोनॉमी टू द इंडियन मेजर पोर्ट्स एंड इम्प्रूव करेगा उनकी इफिशियंसी। नेक्स्ट है सागरमाला प्रोजेक्ट जो 2015 में लॉन्च किया था, वो स्ट्रेंथ फॉर द स्ट्रेंथनिंग ऑफ अ पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्हांसिंग द कैपेबिलिटी कैपेसिटी, इम्प्रूव करेगा ऑपरेशनल इफिशियंसी। सेंट्रल पोर्ट अथॉरिटी एक्ट 2016 में जो उसको पास किया गया था, जो ग्रांट करता है ऑटोनॉमी टू द मेजर पोर्ट। नेशनल मैरीटाइम डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये एक इनिशिएटिव है कि वो डेवलप करे मैरीटाइम सेक्टर को, एंड आउटलेट अगर देखा जाए उसका तो USD 11.8 बिलियन तक है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो अलाउ करता है FDI टू 100% इन द ऑटोमेटिक रूट फॉर द पोर्ट एंड हार्बर कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट ने मेजर्स लिए हैं फॉर बूस्टिंग द पोर्ट सेक्टर्स इन इंडिया। अब हम देखते हैं कुछ डिफरेंट वेज किस तरीके से हम इन्हांस कर सकते हैं पोर्ट सेक्टर को। तो सबसे पहले हम जो वे कर सकते हैं दैट इज़ अ कंप्लीट रिलैक्सेशन होना चाहिए ऑफ अ cabotage, that is for enhancing the ship capacity and for the coastal movement and facilitating the availability of adequate vessels at a lower cost. Next, यहाँ पे जो कैबिटोज जो वर्ड यहाँ पे यूज़ किया है, इट मीन्स दैट इट इज़ अ रेस्ट्रिक्शन जो लगाए जाते हैं फॉर द और ऑफ द ऑपरेशन ऑफ अ सी एयर एंड अदर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज विद इन और द पर्टिकुलर कंट्री और द कंट्रीज ओन ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, ठीक है। तो ये हो गया कि कंप्लीट रिलैक्सेशन होना चाहिए उसमें। नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट एंड द कार्गो ट्रैफिक पॉइंट टूवर्ड्स द हेल्दी आउटलुक फॉर द इंडियन पोर्ट सेक्टर, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स, ठीक है, इंक्रीज हो उसके लिए एफर्ट्स लेना चाहिए। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ शिपिंग, ठीक है, डिफरेंट टेक्नोलॉजी जैसे कि IoT हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, ये सारी जो टेक्नोलॉजीज है वो कहीं ना कहीं एक फास्टर प्रोसेस के लिए यूज़ हो सकते हैं, एंड दस डिजिटलाइजिंग ट्रांसफॉर्मेशन लानी चाहिए इन दिस फील्ड। सर्टन पॉलिसी रिफॉर्म्स, ठीक है, इट इज़ एम टू अपग्रेड द इंफ्रास्ट्रक्चर इन द इंडियाज इंडियन पोर्ट सेक्टर्स, ठीक है। तो डिफरेंट सर्टन पॉलिसीज़, ठीक है, सिंप्लीफाई करना चाहिए। इन्वायरमेंटल क्लियरेंस प्रोसेसेस हो गया, या टेक्निकल जो इश्यूज़ है या टेक्निकल पॉइंट्स जैसे कि मॉनिटरिंग, रेगुलेशन, क्लियरेंस, ठीक है, उसमें थोड़ा रिलैक्सेशन होना चाहिए, उसमें कुछ अपग्रेडेशन होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज़ वन ऑफ द पॉइंट। एंड इन दिस वे ये जो हमारी न्यूज़ थी रिगार्डिंग द जो ड्राफ्ट इंडियन पोर्ट बिल 2020 जिसको पब्लिक कंसल्टेशन के लिए पुट किया है, ठीक है, उसके बारे में हमने कवर कर लिया। अब हम देखते हैं फार्म मेकेनाइजेशन। तो रिसेंटली गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन अ फार्म मेकेनाइजेशन एंड विद द टारगेट टू डबल द फार्म मेकेनाइजेशन पर हेक्टर इन नेक्स्ट 10 ईयर्स, ठीक है। अब यहाँ पे फार्म मेकेनाइजेशन बोला है, तो मेकेनाइजेशन क्या होता है, फार्म मेकेनाइजेशन, उसके बारे में अगर देखा जाए, इट रेफर्स टू द डेवलपमेंट एंड द यूज ऑफ अ मशीन्स दैट कैन मेक द place of a human and animal power in the agriculture process with the end objective to enhance the overall productivity production and the with the lowest cost of a production, ठीक है। तो डेवलपमेंट करना मशीन्स का, ठीक है, जो अभी जो इंसान या जो फार्मर्स काम कर रहे हैं, जो एनिमल पावर लगती है इन द एग्रीकल्चर प्रोसेसेस, उसको रिप्लेस करते हुए, मतलब उनका थोड़ा वर्कलोड कम करते हुए कुछ मशीन्स का यूज़ करके या मशीन को इस तरीके से डेवलप करके, ठीक है, तो वो एग्रीकल्चर प्रोसेसेस में हेल्प कर पाए और कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन को इंक्रीज कर पाए, ठीक है, उसको हम बोलते हैं फार्म मेकेनाइजेशन। फार्म मेकेनाइजेशन अगर देखा जाए इन इंडिया स्टैंड एट अबाउट 40 to 45% इन द स्टेट ऑफ UP, हरियाणा, पंजाब, एंड वेरी हाई मेकेनाइजेशन अगर देखा जाए
या इस लेवल में, बट जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है वहाँ पे काफ़ी कम मेकनाइजेशन है। एंड हाउ एवर इट हैज़ बीन लोअर इन इंडिया कंपेयर टू द अदर कंट्रीज। यूएस में 95% है, ब्राज़ील में 75 एंड चाइना में 57%। ठीक है, तो एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज तो इंडिया का काफ़ी कम ही है फार्म मेकनाइजेशन, मशीनाइजेशन। ओके सर, मशीनाइजेशन। सो फार्म मशीनाइजेशन अगर का मार्केट अगर देखा जाए इन इंडिया हैज़ बीन ग्रोइंग एट द CAGR ऑफ 7.53% ड्यूरिंग 2016-2018 के टाइम में। ठीक है, इतना हुआ था उस टाइम पे। बट इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट एन इंक्रीजिंग सेल ऑफ अ ट्रैक्टर इन इन इंडिया ट्रैक्टर इंडस्ट्री जो है कहीं ना कहीं इमर्ज हो रही है, एंड वी कैन से दैट इट अकाउंट 1/3 ऑफ अ टोटल ग्लोबल ट्रैक्टर प्रोडक्शन। सो दिस इज एन पॉजिटिव पॉइंट। कुछ फैक्टर्स अगर देखा जाए जो इम्पसाइज करते हैं द नीड ऑफ अ फार्मर मशीनाइजेशन, विच इंक्लूड, सबसे पहला है कि इंक्रीज द migration of a rural workers to the urban workers, and thus we can say that increasing the cost of a farm laborers। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट, उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो परसेंटेज जो है ऑफ एग्रीकल्चर वर्कर इन द टोटल वर्कफोर्स वो ड्रॉप हुआ है 25.7% बाय 2020-50। ड्रॉप हो सकता है, ठीक है, फ्रॉम अ 58.2% जो 2001 में था। सेकेंड देखा जाए ड्यू टू द इंसेंटिव्स इन्वॉल्वमेंट जो है ऑफ अ लेबर इन द डिफरेंट फार्म ऑपरेशन, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, ओवर डिपेंडेंस ऑन मानसून एंड द यूज ऑफ अ ट्रैक्टर कहीं ना कहीं इनहांस करता है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को। एंड दस दिस आर द फ्यू फैक्टर्स जो कहीं ना कहीं एम्फसाइज करते हैं व्हाई देयर इज अ नीड फॉर द फार्म मशीनाइजेशंस। अब हम देखते हैं कुछ बेनिफिट्स, एंड देन वी विल गो टू द व्हाट आर द इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट। ओके, सो सबसे पहले हम देखते हैं कि बेनिफिट्स क्या है। तो सबसे पहला बेनिफिट है कि इनपुट सेविंग। ठीक है, तो स्टडिंग हैज़ शोन दैट डायरेक्ट रिलेशन जो है बिटवीन फार्म मशीनाइजेशन, ठीक है, एंड द फार्म यील्ड, एंड दस वी कैन से दैट कहीं ना कहीं फार्म मशीनाइजेशन प्रोवाइड करता है एक नंबर ऑफ इनपुट सेविंग। सीड्स का अगर देखा जाए एंड 15 से 20% तक, एंड एप्रो फर्टिलाइजर का 15 to 20%, एंड सेम। एंड दस वी कैन से दैट इनपुट का काफ़ी ज़्यादा सेव हो सकता है, एंड दस वी कैन से दैट फार्म की यील्ड और फार्म की मशीनाइजेशन, ठीक है, उनका एक डायरेक्ट रिलेशन होने की वजह से एक बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। सेकेंड है इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। ऑब्वियसली जो मशीनाइजेशन है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस करेगा टाइम, and we can say that efficiency it will increase, if it will further increase the efficiency of a farm laborer, and वर्कलोड जो होता है उन पे वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। सोशल बेनिफिट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि इट विल हेल्प फॉर कन्वर्जन ऑफ अनकल्टिवेबल लैंड जो है टू द एग्रीकल्चर लैंड, डिक्रीज करेगा वर्कलोड ऑन द वुमेन, ठीक है, जो उनको घर के काम करते हुए फार्म के भी काम करने पड़ते हैं, इंप्रूव करेगा सेफ्टी इन द फार्म प्रैक्टिसेस, एंड ऑल्सो इट विल ऑल्सो इंकरेज द यूथ कि वो ज्वाइन करने फार्मिंग को। ठीक है, तो वो दिस आर द फ्यू इंपॉर्टेंट सोशल एक्सपेक्ट में कुछ पॉइंट देखा जाए तो। नेक्स्ट इज अ डिलेइंग विद द इंक्रीजिंग कॉस्ट लेबर। ठीक है, तो द कॉस्ट ऑफ अ डिप्लॉइंग लेबर जो होते हैं फॉर द एग्रीकल्चर ऑपरेशन इज इंक्रीजिंग सस्टेनेबली substantially, and for the instant daily wages जो होते हैं ऑफ अ मीन इट हैज़ इंक्रीज 70%, जो था अभी 230 तक इंक्रीज हो गया है। एंड दस वी कैन से दैट फार्म मेकनाइजेशन जो है इन द वे टू रिड्यूस द लेबर कॉस्ट, एंड ऑल्सो इट विल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ अ फार्मिंग, ठीक है, बाय 20%। दस वी कैन से दैट फॉर dealing with the increase in cost labor, we can say that farm machinization is important. Next is the improvement in the cropping intensity and making the agriculture land more commercial and sustainable agriculture। ठीक है, मशीन जितने यूज़ होंगी वो कहीं ना कहीं फार्म का प्रोडक्शन मतलब उसको बढ़ावा देंगे। दस वी कैन से ओवरऑल कहीं ना कहीं हमें डेवलपमेंट फैक्टर में के लिए जो बेनिफिट है जो मिलेगी फार्म मशीनाइजेशन के, बहुत यूज़फुल रहेंगे। अब हम देखते हैं कुछ मेथड्स या कुछ मेजर्स जो गवर्नमेंट ने अब तक लिए हैं। तो गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव लिए, इनमें से एक है सबमिशन ऑफ एग्रीकल्चर मशीनाइजेशन। ठीक है, वो जो 2014-15 के टाइम पे लॉन्च हुआ था। इसका मेन एम अगर देखा जाए टू इंक्रीज द रीच ऑफ अ फार्म मशीनाइजेशन टू द स्मॉल एंड द मार्जिनल फार्मर्स। ठीक है, स्मॉल और
मार्जिनल फार्मर्स को जो मशीन्स वगैरह हैं, ठीक है, मशीन्स का यूज़ वगैरह उनको प्रोवाइड करना, ठीक है, वो एक परमिशन रहा है। उसके साथ साथ अंडर दिस स्कीम असिस्टेंस भी प्रोवाइड किया गया टू द स्टेट गवर्नमेंट टू इम्पार्ट द ट्रेनिंग एंड डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर मशीनरीज। नेक्स्ट है मल्टीलिंगुअल मोबाइल ऐप CHF फार्म मशीनरीज करके लॉन्च किया गया था, जिसको फार्म ऐप भी बोला जाता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर थ्रू डेवलप किया गया था। एंड नेक्स्ट है कि ठीक है, ये जो ऐप है उसके थ्रू जो है डिफरेंट मशीन्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती थी। एंड नेक्स्ट इज गवर्नमेंट हैज़ गिवन मैसिव ट्रस्ट ऑन प्रोमोटिंग अ लेटेस्ट एग्रीकल्चर मशीनरीज, ठीक है, जैसे हैप्पी सीडर टेक्नोलॉजी हो गई, कंबाइन हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी हो गई, उसके साथ साथ डिफरेंट टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट इज अ क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट, ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर इनिशिएट किया था 2018 में, ठीक है। इसी तरीके से इसका जो अगर एम अगर देखा जाए, इट इज़ ऑन मूविंग अवे फार्मर्स ऑफ अ नॉर्थन रीजन फॉर प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग कॉसेस पोल्यूशन, ठीक है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट का एक जो प्रपोजल है, ठीक है, उसकी जो स्कीम है उन्होंने लाई है गवर्नमेंट ने। इन दिस वे गवर्नमेंट हैज़ टेकन अ वेरियस इनिशिएटिव रिलेटेड टू द फार्म मशीनाइजेशन। ओके, अब चैलेंजेस क्या है? Even though government has taking the measures, we have known about the benefits, but there are still the challenges. सबसे पहला चैलेंज है इकोनॉमी ऑफ अ स्केल एंड ऑपरेशन, ठीक है, तो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा स्मॉल एवरेज लैंड होल्डिंग फार्मर्स है, एंड दस वी कैन सी दैट ऑब्वियसली उनकी जो इंडिविजुअल कैपेसिटी होती है, ठीक है, इंडिविजुअल फार्मिंग कम होने की वजह से उनके पास उतने पैसे नहीं होते कि दे कैन अफोर्ड मशीन्स, एंड दस वी कैन से दैट दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच इज हिंडरिंग टूवर्ड्स द फार्म मशीनाइजेशन। नेक्स्ट, दैट इज़ अ लो इनकम लेवल ऑफ अ फार्मर, ठीक है, तो 86% जो फार्मर्स है इंडिया के स्मॉल एंड मार्जिनल है, एंड दस वी कैन से दैट ₹600 प्लस, ठीक है, 6,426 per month as per the 2016 report, and thus we can say that this is an important point which is hindering the machinization. Next is the procedure, ठीक है, तो द प्रोसीजर टू अवेल द एग्रीकल्चर टर्म लोन्स फॉर द वेरियस एक्टिविटी हेल्पिंग द फार्मर मशीनाइजेशन इज वेरी कम्बरसन, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है, एंड दस वी कैन से दैट द रेट ऑफ अ हाई इंटरेस्ट इज हायर, एंड दस वी कैन से दैट दिस इज एन पॉइंट। सब्सिडी लिमिटेशन, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा सब्सिडी लिमिटेशंस हैं। डिपेंडेंट पॉपुलेशन, तो लेवल ऑफ फार्म मशीनाइजेशन बिहेव इनवर्सली विद द पॉपुलेशन जो एंगेज है इन द एग्रीकल्चर। 70% ऑफ इंडियन के जो रूरल हाउस होल्ड है वो प्राइमरली एग्रीकल्चर पे डिपेंडेड है, एंड दस देर इज एन lucrative alternative option for the livelihood promotion of a machine farm machinization will not be successful. Loss awareness, ठीक है, सॉरी, लो अवेयरनेस, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मशीन्स के बारे में उतनी अवेयरनेस नहीं है पीपल्स को, एंड दिस इज एन हिंडरेंस पॉइंट। नेक्स्ट, वेरिएबिलिटी इन द फार्म पावर्स, ठीक है, तो पावर की अवेलेबिलिटी, ठीक है, तो एग्रीकल्चर में मशीन्स का यूज़ होना, तो पावर, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पे चलने वाली मशीन्स रहेंगी, तो पावर की सप्लाई जो है उतनी प्रॉपर नहीं है, कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर एग्रो क्लाइमेटिक रीजन होने की वजह से भी पावर की अवेलेबिलिटी वेरी करती है डिफरेंट रीजन में, एंड दस यू कैन से द लैक ऑफ एक्सेस इन द पावर इन द रिजल्ट इन द लो अपटेक ऑफ अ फार्म मशीनाइजेशन, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है इस बॉक्स में, कुछ रिकमेंडेशन दी गई है फॉर द कमिटी ऑन द कमिटी थ्रू ऑन डबलिंग द फार्मर इनकम, ठीक है, तो अशोक देवाली कमिटी जो थी उनकी जो कमिटी मेनली फॉर्म की गई थी फॉर डबलिंग द फार्मर इनकम, तो उनके रिकमेंडेशन यहाँ पे दिए है कि फार्म पावर दैट इज कंजप्शन जो होना चाहिए ऑफ अ फार्म पावर इन इंडिया स्टैंड करता है 2.02 किलोवाट पर हेक्टर इन 2017-18 के टाइम पे, जो काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज इन द एशियन पैसिफिक कंट्रीज, एंड दस वी कैन से दैट इसका जो टारगेट है वो 4% तक तो होना चाहिए, 4 किलोवाट पर हेक्टर एम है 2020 का। R&D दैट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर में भी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ लाने की नीड है। स्टेट एंड रीजनल सर्विसेज, ठीक है, स्टेट एंड रीजनल सर्विसेज लाना, उसके साथ साथ ऐसे डिफरेंट लेवल शुल बी डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट टेक्नोलॉजी का इन्वेस्टमेंट, जैसे कि टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन, जैसे कि मॉडर्न सिस्टम हो गया, ड्रोन का, सेंसर बेस्ड एप्लीकेशंस, ठीक है, इसको इंट्रोड्यूस करना, ये भी एक मेजर नीड है। इस तरीके के कुछ रिकमेंडेशन जो थे विच वॉज गिवन फॉर डबलिंग द फार्मर इनकम बाय द कमिटी विच वॉज हेडेड बाय द अशोक देवा, ठीक है, तो ये हो गया कुछ रिकमेंडेशन। अब हम देखते हैं कुछ वे फॉरवर्ड यहाँ पे दिया है, तो सबसे पहला वे फॉरवर्ड है कंसोलिडेशन ऑफ अ लैंड होल्डिंग, दैट इज स्मॉल जो फार्मर्स है विल कंटिन्यू टू बी इन द मेन स्टे ऑफ एग्रीकल्चर इंडियन एग्रीकल्चर, एंड वी कैन से दैट इट इज एंड देयरफॉर नेसेसरी टू कंसोलिडेट द लैंड होल्डिंग
टू रिप द बेनिफिट ऑफ द एग्रीकल्चर मशीनाइजेशन। नेक्स्ट है स्मॉल एंड फार्मर मशीनरीज इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, उनको इट नीड टू बी प्रमोट इन द की जो वर्सिलिटी होती है, ठीक है, ऑफ वेरियस क्रॉप्स, ठीक है, उसको भी कंसिडर करते हुए स्मॉल फार्म्स के लिए कुछ इस टाइप के मशीन, ठीक है, डिफरेंट टाइप के मशीन, लार्ज फार्म के लिए डिफरेंट टाइप के मशीन, ठीक है, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट एडवांसमेंट मशीनरीज एंड इम्प्लीमेंटेशन। मेकिंग इंडिया इनिशिएटिव जो है कहीं ना कहीं हेल्प कर सकता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द इनपुट्स एंड द मशीन, ठीक है, ये एक पॉइंट है। नेक्स्ट नीड टू इनोवेट अ कस्टम हायरिंग सर्विसेज, ठीक है, और रेंटल मॉडल्स जो लाना चाहिए, ठीक है, तो जब नीड हो तो मशीन्स को हम रेंट के बेसिस पे ला सकते हैं। ईज ऑफ अ फाइनेंसिंग, ठीक है, जैसे कि केसीसी प्रोसीजर टू अवेल द लोन में भी सिंप्लीफाई, मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक है, दिस आर द फ्यू फैक्टर कि किस तरीके से हम वे फॉरवर्ड या कुछ कुछ न्यू मेजर्स ला सकते हैं इन द फार्म मशीनाइजेशन, ठीक है। तो ये हमारी जो इकोनॉमी सेक्शन से जो न्यूज़ थी, ठीक है, इकोनॉमी सेक्शन से जितनी भी न्यूज़ थी हमने कवर कर ली। अब हम देखते हैं सिक्योरिटी सेक्शन से क्या न्यूज़ है। तो सिक्योरिटी से सबसे पहला न्यूज़ है पुलिस रिफॉर्म। तो रिसेंटली ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट उन्होंने रिलीज़ किया है डाटा ऑन अ पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। तो इस डाटा के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेंथ, तो इंडिया एक्चुअल पुलिस पॉपुलेशन रेशियो अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ पुलिस पर्सनल पर लाख पॉपुलेशन कितना है, दैट इज़ 195.39% है। एंड ओनली दो 20,000 से 20 लाख से ज़्यादा पर्सनल जो है एक्चुअली सर्विस में है, ठीक है। बस सैंक्शन स्टेट अगर देखी जाए तो वो 26,000 है, ठीक है। जो 10 बेस्ट पुलिस पॉपुलेशन रेशियो अगर देखा जाए तो नागालैंड में है, देन अंडमान एंड निकोबार, देन मणिपुर, ठीक है। तो काफ़ी लैक अगर देखा जाए तो बिहार, दमन एंड दीव एंड वेस्ट बंगाल में है। वैकेंसीज भी काफ़ी ज़्यादा है, मोर देन 5.31 लाख पोस्ट जो है इन द डिफरेंट स्टेट एंड 1.27 लाख पोस्ट जो है CAPF में एंड 5.31 लाख पोस्ट जो है पुलिस फोर्सेस में वैकेंट है। वुमेन्स इन द पुलिस फोर्स वो काफ़ी ज़्यादा कम स्ट्रेंथ है, जस्ट 10.30% टोटल पुलिस फोर्सेस में है वुमेन्स एंड ओनली 2.9% जो है टोटल स्ट्रेंथ इन CAPF। एंड शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल टाइप पॉपुलेशन रिप्रेजेंटेशन भी काफ़ी ज़्यादा कम है, ठीक है। SC पॉपुलेशन अगर देखा जाए 14% है एंड ST का 12% है, रिप्रेजेंट करते हैं पुलिस फोर्सेस में, एंड OBC का ओनली 25%। एंड दस वी कैन से दैट एक ओवरऑल जो स्टार्ट उन्होंने प्रोवाइड की है रिगार्डिंग द पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, उससे हमें पता चलता है कि यस देयर इज एन अर्जेंट नीड फॉर द पुलिस रिफॉर्म्स। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च डेवलपमेंट के बारे में। तो ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में, ये प्रमोट द works they did or what are the mandate under them. So first one is to promote the excellence of policing, second speedy and systematic study करना पुलिस के प्रॉब्लम पे एंड अप्लाई करना साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेथड्स फॉर डेवलपिंग और द फॉर इन्हांसिंग द पुलिस टेक्निक्स, ठीक है। सो दिस इज द वर्क ऑफ अ ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब हम देखते हैं काफ़ी ज़्यादा वेरियस कमिटीज़ का फॉर्मेशन हुआ था फॉर रिफॉर्मिंग द पुलिस सेक्टर। सो सबसे पहले जो कमेटी फॉर्म हुई थी वो थी नेशनल पुलिस कमीशन 1977-81 के टाइम पे। इसका अगर देखा जाए इस्टेब्लिश आफ्टर द इमरजेंसी द नेशनल पुलिस कमीशन प्रोड्यूस किया था उन्होंने 8 रिपोर्ट जो सजेस्ट करती थी मेजर रिफॉर्म्स। नेक्स्ट थी रायबीरो कमेटी 1998 की, इसको इस्टेब्लिश किया गया था बाय द सुप्रीम कोर्ट कि वो रिव्यू करे लैक ऑफ जो एक्शन लिए जाते हैं फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ नेशनल पुलिस कमीशन, ठीक है, जो रिकमेंड की थी, ठीक है, उन्होंने जो ये वाली कमीशन है उसके जो एक्ट से उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो उसके लिए इसका फॉर्मेशन किया था। नेक्स्ट है पद्माभीषण कमिटी 2002 की, ठीक है। ये जो कमिटी है इट डील्स विद द इश्यूज ऑफ अ पोलिसाइजेशन एंड क्रिमिनलाइजेशन ऑफ अ पॉलिसी एंड द पुलिस अकाउंटेबिलिटी। द नेक्स्ट वन इज मैलीमाथन कमिटी 2002 एंड 2003 की, जो सजेस्ट करती है चेंजेस ऑफ इंडियन पेनल कोड एंड आउटलाइन द वेज फॉर इम्प्रूविंग द जुडिशियल प्रोसीजर। 2005 की जो कमेटी है पुलिस एक्ट ड्राफ्टिंग कमेटी 1, ठीक है, जो ड्राफ्ट की थी उन्होंने न्यू मॉडल्स फॉर द पुलिस जो रिपेल करती है 1861 के पुलिस एक्ट को। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव 2006 में उन्होंने दिए थे। दे इशू द 7 डायरेक्टिव विच वाज रिगार्डिंग द स्टेट पुलिस फोर्सेज, जो इंक्लूड करती है स्टेट सिक्योरिटी कमीशन, पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड एंड पुलिस कंप्लेन अथॉरिटी। 2007 में जो सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी उन्होंने भी पब्लिक पुलिस रिलेशन को देखते हुए कुछ अनसेटिस्फैक्ट्री दिखाई देता है, दस उन्होंने
उन्होंने भी रिफॉर्म सजेस्ट किए थे। जस्टिस थॉमस कमेटी 2010 की, जो हाईलाइट करती है टोटल इन डिफरेंस जो है स्टेट गवर्नमेंट ऑफ टू द पुलिस रिफॉर्म। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव 2018 में उन्होंने दिए थे जो पुलिस रिफॉर्म रिलेटेड लाने चाहिए, ठीक है। इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा जो पुलिस रिफॉर्म कमिटीज़ लाई है एंड यहाँ पे दिया है, ठीक है। यहाँ पे जो कुछ इंपॉर्टेंट जो कमिटीज़ है उसको ध्यान में रखना एंड दस यू कैन मेंशन इट इन द मेंस आंसर राइटिंग। नेक्स्ट, डाटा सजेस्ट a need for overhauling Indian पुलिस बिकॉज ऑफ द इशूज लाइक, ठीक है। तो सबसे पहला इशू क्या है, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी वाइल एक्सरसाइजिंग द फोर्स ऑफ इन्फोर्स लॉ एंड मेंटेनेंस ऑफ अ लॉ इन द स्टेट। पुलिस जो है वो फेस करती है वेरियस काइंड ऑफ अ कंप्लेंट, ठीक है, इंक्लूडिंग अंडर वारंट अरेस्ट हो गया या अनलॉफुल सर्चेस, ठीक है। दिस टाइप ऑफ अ लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी इशू। ओवरबर्डन पुलिस फोर्सेस, ठीक है, बिकॉज ऑफ अ हाई परसेंटेज ऑफ अ वैकेंसी, जैसे हम देख सकते हैं काफ़ी वैकेंसी होने की वजह से ओवरबर्डन काफ़ी ज़्यादा जितने वर्क फोर्स है उन पे आ जाता है। नेक्स्ट, मिसमैच ऑफ अ कॉन्स्टेबलरी स्किल एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। जो स्किल्स है एंड वॉट एवर द वर्क दे आर अलॉटेड, ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं स्किल्स में, ठीक है, कॉन्स्टेबलरी स्किल्स एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक कुछ मिसमैच होने की वजह से भी एक प्रॉब्लम्स अराइज होती है। एंड नेक्स्ट इज अ पुअर सर्विस कंडीशन, ठीक है। तो हाई वर्किंग आवर्स, इनएडिक्वेट इंश्योरेंस कवरेज, लैक ऑफ अ वेलफेयर मेजर्स, तो इसके वजह से भी काफ़ी ज़्यादा जो यूथ है वो दे आर नॉट दैट मच मोटिवेटेड टू जॉइन दिस पुलिस फोर्सेस एंड दिस इज एन पॉइंट। नेक्स्ट, नीड ऑफ अ सेपरेट लॉ एंड ऑर्डर फॉर इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। वेल ओवर 50% ऑफ जो केसेस है फाइल्ड किए जाते हैं बाय द पुलिस एंड नियरली 80% ऑफ जो है वो रेप केसेस है एंड एंड इन अ एक्यूटिनल क्रिमिनल। जो इन्वेस्टिगेशन है उनको रिक्वायर्ड करते हैं डिफरेंट ट्रेनिंग स्किल्स एंड दस वी कैन से दैट ये कहीं ना कहीं हम लैक करते हैं द पुलिस फोर्सेस एंड दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट इज एक सेपरेट लॉ होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए फॉर दिस इन्वेस्टिगेशन पर्पज। इम्प्रूविंग द पब्लिक पुलिस रिलेशनशिप, ठीक है। पुलिस रिक्वायर्ड द कॉन्फिडेंस कॉपरेशन एंड अ सपोर्ट टू द कम्युनिटी कि वो प्रिवेंट करे क्राइम्स एंड डिसऑर्डर को, बट रिलेशनशिप इज एन अनसेटिस्फैक्ट्री एंड दस वी कैन से दैट एक इफिशियंट रिलेशन या इन प्रॉपर रिलेशन होने की वजह से या करप्ट टाइप जो एक नेचर बन गया है पुलिस का, ठीक है। दिस आर द फ्यू पॉइंट्स जिसके वजह से जो पब्लिक का ट्रस्ट है उन पे नहीं रहा है, दस एक पब्लिक पुलिस रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने की नीड है। न्यू ईयर थिफ्ट, दैट इज़ विद द एडवांसमेंट ऑफ अ टेक्नोलॉजी न्यू वर्जन्स आ रहे हैं जैसे कि साइबर अटैक हो गया, बैंक फ्रॉड, ऑर्गेनाइज क्राइम एंड दस जो स्पेशलाइज मैनर पे पुलिस को ट्रेन करना भी एक नीड हो गया है, ठीक है। लैक ऑफ अ वुमेन रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, तो वुमेन का काफ़ी कम रिप्रेजेंटेशन है एंड जस्ट डीलिंग विद द केसेस, ठीक है, जैसे कि सेक्सुअल असॉल्ट हो गया, सेक्सुअल वायलेंस, ठीक है, तो वुमेन पुलिस कैन हैंडल इट मोर प्रॉपरली और ठीक है, तो एक कंफर्टेबल टॉक भी हो सकता है एंड दस वी कैन से दैट लैक ऑफ अ वुमेन रिप्रेजेंटेशन इज वन ऑफ द पॉइंट। शॉर्टेज ऑफ अ वेपनरीज, ठीक है, कैग के ऑडिट के अकॉर्डिंग दे हैव फाउंड शॉर्टेज ऑफ अ वेपनरीज है इन द स्टेट पुलिस फोर्सेज एंड जैसे कि वेस्ट बंगाल और राजस्थान में अगर देखा जाए तो 75 और 71% ही वेपनरीज का सप्लाई है उनको। टेन दस वी कैन से दैट दिस आर द फ्यू पॉइंट्स और द फ्यू डाटा जो बताता है कि देयर आर अर्जेंट नीड फॉर इंडियन पुलिस रिफॉर्म। नेक्स्ट, यहाँ पे कुछ रिफॉर्म्स दिए गए हैं जो सजेस्ट किया है इन द पर्टिकुलर सेक्टर। तो बूस्टिंग कैपेसिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के अगर सेक्टर में अगर देखा जाए तो हम इंक्रीज कर सकते हैं नंबर ऑफ पुलिस पर्सनल्स को। नेक्स्ट से इंप्रूव कर सकते हैं इन द रिक्वायरमेंट एंड द ट्रेनिंग, ठीक है, रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग का जो सर्विस है, ठीक है, जस्ट आफ्टर क्वालिफाइंग द 12th और द ग्रेजुएशन, ठीक है, रिफ्रेशर कोर्स कंपलसरी कर सकते हैं। इम्प्रूव कर सकते हैं ऑन द सर्विस कंडीशन, ठीक है, रिड्यूसिंग वर्किंग आवर्स, ठीक है, शिफ्ट में पुलिस को, ठीक है, शिफ्ट सिस्टम स्टार्ट कर सकते हैं जैसे हरियाणा में है, रिड्यूस कर सकते हैं पुलिस का वर्किंग आवर्स, ठीक है, जैसे केरला में है, ठीक है, इस तरीके के मेथड्स ला सकते हैं। इंप्रूव कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन फैसिलिटीज होरिंग सपोर्ट, ठीक है, इन सबसे अपग्रेड कर सकते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले है बूस्टिंग कैपेसिटी है ना इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट इज लेजिस्लेटिव रिफॉर्म। लेजिस्लेटिव रिफॉर्म में क्या क्या कर सकते हैं, सबसे पहले है इनैक्टमेंट ऑफ ऑर्गेनाइज क्रिमिनल एक्ट, ठीक है, तो एक इन द रेजिंग केसेस सच रिलेटेड टू द मनी लॉन्ड्रिंग, आर्म ड्रग्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ठीक है, तो अर्जेंट नीड है कि एक सेंट्रल लॉ लाए टू रेगुलेट द सेम। सिंगल पुलिस एक्ट फॉर द कंट्री टू मेक अ यूनिफॉर्मिटी इन द बेसिक फीचर विच इज ट्यून विद द प्रेजेंट
एक्सपर्ट ने सजेस्ट किया है दैट अंडर द आर्टिकल 252, ठीक है, अंडर द आर्टिकल 253 दे कैन बी रिलाई ऑन अ सिंगल पुलिस लॉ इफ टू और मोर स्टेट आर बीइंग कंसर्न इन रिस्पेक्ट मॉडर्न पुलिस एक्ट को प्रिपेयर करना चाहिए। इट वॉज प्रिपेयर इन 2016 बट उसको रिवाइज कर दिया गया था इन 2015। मूविंग पुलिस टू द कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है, टू एड्रेस द गोइंग threat to the internal security, terrorism, left-wing extremism, due to which the policing only by the state without a central support will be difficult, ठीक है। तो पुलिस को कॉन्करेंट लिस्ट में लाना चाहिए, ठीक है। सॉरी मैं यहाँ पे कुछ गलत बोला था, आई थिंक वो पुलिस को कॉन्करेंट लिस्ट में बोला था। नहीं, आई थिंक हमने कुछ दूसरा टॉपिक डिस्कस किया था, ठीक है, सॉरी फॉर दिस। अब क्या है, लेजिस्लेटिव रिफॉर्म, ठीक है, इट शुड पुलिसिंग शुड बी ब्रिंग इन द कॉन्करेंट लिस्ट। नेक्स्ट, डिक्लेरेशन ऑफ अ फेडरल क्राइम एंड commissionerate the system of a large area for the quicker decision making processes and a complex law and order situation, ठीक है। सो दिस आर द फ्यू लेजिस्लेटिव रिफॉर्म जो हमें लाने चाहिए। नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। तो सबसे पहला सेपरेशन होना चाहिए ऑफ इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम द लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है। लॉ मेंटेन करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन के लिए देयर शुड बी अ सेपरेशन फॉर द इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। जैसे सुप्रीम कोर्ट इन द प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उन्होंने ऐसा सजेस्ट किया था, इन्वेस्टिगेशन पुलिस शैल बी सेपरेटेड फ्रॉम अ लॉ एंड ऑर्डर पुलिस, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं एक स्पीडी इन्वेस्टिगेशन के लिए हेल्पफुल रहेगा। स्पेशलाइज विंग होनी चाहिए फॉर द सोशल एंड द साइबर क्राइम, ठीक है, उसको ज़्यादा ट्रेन करना, न्यूली टेक्नोलॉजी के साथ उसको इन्हांस करना, ठीक है, उनको इंट्रोड्यूस करना, वो भी एक मेजर नीड है। नेक्स्ट, restriction of a police to the core function, ठीक है, functions like a serving a court summon, antecedent, addressing the verification of a passport application or the job verification can be outsourced to the private agent or the government department, setting up the authority as directed by the Supreme Court, ठीक है। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने सजेस्ट किए थे, जैसे हमने ऊपर में एक बॉक्स में डिस्कस किया था, डिफरेंट मेजर्स या डिफरेंट कमेटी ने दिए थे, उनमें से सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ डायरेक्टिव दिए थे। तो उन्होंने ऐसा बोला था कि दे शुड सेटअप ऑफ अ स्टेट सिक्योरिटी कमीशन एंड उसके साथ साथ पब्लिक पुलिस इस्टेब्लिशमेंट बोर्ड, इस तरीके की जो अथॉरिटीज़ है की सेटअप करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके के कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, लेजिस्लेटिव रिफॉर्म और एक बूस्टिंग कैपेसिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म्स शुड बी ब्रिंग बाय द गवर्नमेंट एंड इन दिस वे हमारी जो न्यूज़ थी रिगार्डिंग द पुलिस रिफॉर्म वो हमने कवर कर ली। अब हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़, नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टिव ऑन अ टेलीकॉम सेक्टर। तो रिसेंटली न्यूज़ में क्या था, कंसिडरिंग द नीड ऑफ इंश्योरिंग द नेशनल सिक्योरिटी, द कैबिनेट कमिटी ऑन अ सिक्योरिटी उन्होंने अप्रूव किया है फॉर द नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टिव ऑन अ टेलीकॉम सेक्टर, ठीक है। तो एक टेलीकॉम इंडस्ट्री के बारे में कुछ बैकग्राउंड अगर देखा जाए तो करंटली इंडिया जो है वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट टेलीकम्युनिकेशन मार्केट है विद सब्सक्राइबर अगर देखा जाए 1.16 बिलियन, एंड इंडिया की रैंक वर्ल्ड में सेकंड आती है लार्जेस्ट इन द टर्म्स ऑफ अ टोटल इंटरनेट यूजर। इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट ओवर द नेक्स्ट 5 years raising in the mobile phone penetration and a decline in the data cost with add 500 बिलियन न्यू यूजर्स हो सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से एक इंडिया की टेलीकॉम इंडस्ट्री के बारे में हमने डाटा देख लिया, ठीक है। अब बैकग्राउंड अगर देखा जाए तो इंडियाज डायरेक्टिव फॉर द टेलीकॉम सिक्योरिटी कम अमाइड अ ग्लोबल सिक्योरिटी कंसर्न जो रेज हुआ है जस्ट अगेंस्ट द चाइनाज इक्विपमेंट मेकर हुवाई, ठीक है। तो इंडिया हैज़ रेस्ट्रिक्टेड इन्वेस्टमेंट फ्रॉम हुवाई फॉर आउटरोल ऑफ अ 5G नेटवर्क विच इज़ ऑल्सो बैन बाय द यूके US, ठीक है, उनके नेशनल सिक्योरिटी ग्राउंड पे उन्होंने भी बैन किया है। इंडिया ऑल्सो बैन मोर देन 200 मोबाइल एप्स जो है चाइना के अंडर द सेक्शन 69A ऑफ एन इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट विद रेजिंग द इशूज सिक्योरिटी कंसर्न इन द टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टिव ऑन द टेलीकॉम सेक्टर्स उसको भी अप्रूवल्ड है, ठीक है। दिस आर द फ्यू बैकग्राउंड। अब हम देखते हैं अभी जो जो कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी है जिन्होंने दे हैव अप्रूव्ड फॉर द नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टिव ऑन द टेलीकॉम सेक्टर, उसके बारे में। तो ये जो है इंडिया की फर्स्ट और एक बिगेस्ट फ्रेमवर्क है टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम द साइबर अटैक, डाटा थीफ एंड अदर वर्चुअल वनरेबिलिटी थ्रेट इन द नेशनल सिक्योरिटी। तो जो नेशनल सिक्योरिटी कमिटी है ऑन अ टेलीकॉम, ठीक है, उसका फॉर्मेशन किया जाएगा जो हेड किया जाएगा बाय द डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जो आइडेंटिफाई करेगा ट्रस्ट सोर्सेज ऑफ अ टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड दैट कैन बी यूज बाय द इंडियन सेक्युलर ऑपरेशन एट द
networks. ठीक है, and the directives has also been proven that the qualify as a domestic player in the trust category that can be meet the criteria of a department of a telecommunication प्रीफरेंस मार्केट एक्सेस स्कीम. ठीक है, पैम जो स्कीम है, PMA स्कीम जो है ये प्रोवाइड करती है प्रेफरेंस टू द डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर इलेक्ट्रॉनिक जो प्रोडक्ट्स है उनके लिए. एंड न्यूली डिवाइसेस जो है हैड बीन मैंडेटरी प्रोक्यूर्ड फ्रॉम द ट्रस्ट सोर्सेस. ठीक है, जो जितने भी न्यू डिवाइसेस आएंगे उसके ट्रस्ट सोर्सेस से ही जो है वहाँ से ही लिए जाएंगे. ठीक है, इस तरीके का उन्होंने बोला है. डिपार्टमेंट ऑफ अ टेलीकॉम विल मेक अप्रोप्रिएट मॉडिफिकेशन इन द लाइसेंसिंग कंडीशन. ठीक है, तो दिस आर द फ्यू पॉइंट्स जो इस जो टेलीकॉम सेक्टर ने कुछ टेलीकॉम सेक्टर रिलेटेड जो डायरेक्टिव दी गई है, ठीक है, वहाँ पे मेंशन है. अब हम देखते हैं वाई देयर वाज अ नीड टू हैव अ टेलीकॉम सिक्योरिटी. तो एंड जैसे हम जानते हैं कि टेलीकॉम जो इंडस्ट्री है इंडिया में बहुत चल रही है विद एन अलॉन्ग विद द अदर वर्ल्ड में भी काफ़ी ज़्यादा उसका इन्हांसमेंट है. एंड दस देर इज़ एन वेरियस कंसर्न्स जो अराइज हो रहे हैं उसके साथ साथ. तो क्या कंसर्न है सबसे, जैसे साइबर सिक्योरिटी. ठीक है, जैसे डिफरेंट टेक्नोलॉजी, IoT हो गया, बिग डाटा एनालिटिक्स, सिक्योरिटी चैलेंजेस जो है टेलीकॉम सेक्टर के, बैंकिंग, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, वो कहीं ना कहीं they due to this they are increasing the problems of a data protection architecture, email security, web security, and thus we can say that there was a नीड कि क्यों हमें टेलीकॉम सेक्टर्स पे रिलेटेड कुछ मेजर्स लेने चाहिए. ठीक है, एंड यहाँ पे एक पॉइंट भी दिया है कि इंडस्ट्री रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ओनली 50% ऑफ इंडियन जो कंपनी है उनके पास एक सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी है फॉर द क्लाउड कंप्यूटिंग. ठीक है, तो ये एक हो गया. नेशनल सिक्योरिटी अगर देखा जाए, डाटा सोवेनिटी ऑफ अ डिफेंस सेक्टर एंड अदर स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स आर मच इम्पॉर्टेंट इन द रिस्पेक्ट टू द नेशनल सिक्योरिटी. ठीक है, वर्चुअल वर्ल्ड इज इंक्रीजिंग एंड बीइंग टारगेटेड टू द converted state sponsored attack and action of a non state sponsored attack, and thus we can say that this can further threat to the sovereignty and integrity of the nation. ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी के परस्पेक्टिव से भी डबिशियल सप्लायर. ठीक है, तो देर इज़ अ डबिशियल सप्लायर इक्विपमेंट, डबिशियल टेलीकॉम इक्विपमेंट सप्लायर whose product has been suspected for the misuse, relying a self reliance that is Atmanirbhar Bharat mission. ठीक है, currently India is heavily dependent on import of a various telecom equipment, and thus China जो है is a biggest exporter, and thus for shifting towards the telecom security and fulfilling the directive जो अभी recently लाए हैं. thus we can say that boosting डोमेस्टिक कैपेसिटी एंड फॉर गोल जो हमने आत्मनिर्भर भारत में रखा है. एंड दिस वी कैन से दैट देयर वाज अ नीड कि हम जो है डोमेस्टिकली कुछ वर्क करें एंड टू ब्रिंग्स फ्यू रिफॉर्म्स जो टेलीकॉम सेक्टर्स में इमर्जिंग थ्रेट्स है उससे लड़ने के लिए हमें यूजफुल हो. ठीक है, देयर आर द फ्यू वे फॉरवर्ड हाउ कैन वी एड्रेस द चैलेंजेस जो टेलीकॉम सेक्टर्स में आ सकते हैं या जो आते हैं. So it has been said that least of a banned sources and limited trust sources making price of a telecom equipment much higher and uncompetitive, एंड दस देर इज़ एन नीड कि हम कुछ इम्प्रूवमेंट लाएँ. तो सबसे पहला है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कर सकते हैं. दैट इज़ इफेक्टिव सिक्योरिटी कैन बी मेंटेन बाय कीपिंग अ पीस विद द टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट इन द वर्ल्ड ऑफ अ डाटा सिक्योरिटी. एंड स्ट्रेटेजी एंड अप्रोच अगर देखा जाए तो अडोप्टिंग होलिस्टिक एंड स्ट्रेटेजिक अप्रोच टू द साइबर सिक्योरिटी टेलीकॉम प्रोवाइडर एंड विच विल ऑल्सो इनेबल to mitigate and the threat जो पोजेस करते हैं by the security vulnerability which are given just as threat detection, prevention measures, इन इंसिडेंट रिस्पॉन्ड मेथड. ठीक है, तो इस तरीके के कुछ स्ट्रेटेजिक मेथड्स ला सकते हैं. ठीक है, अभी यहाँ पे जो थ्रेट डिटेक्शन है फॉर जो भी कुछ मैलिशियस एक्टिविटी का अगर डिटेक्शन हुआ, ठीक है, इस तरीके का सिक्योरिटी इकोसिस्टम करना जो हेल्प करे टू आइडेंटिफाई द मैलिशियस एक्टिविटी. प्रिवेंशन मेथड, ठीक है, कुछ लीगल फ्रेमवर्क लाना कि कुछ अगर लीगल सिक्योरिटी इश्यूज आए तो किस तरीके से उनको एक प्रिवेंट कर सकते हैं या उसके रिलेटेड हम क्या मेजर्स कर सकते हैं. नेक्स्ट इंसिडेंटल रिस्पॉन्स मेथड. ठीक है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर मेथोडोलॉजी लाना जो हैंडल कर पाए द सिक्योरिटी इंसिडेंट, ब्रीचेस एंड द साइबर थ्रेट विद एन वेल डिफाइंड इंसिडेंट रिस्पॉन्ड प्लान. ठीक है, तो इस तरीके के कुछ हम स्ट्रैटेजिक और अप्रोच ला सकते हैं, टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट कर सकते हैं फॉर एड्रेसिंग द चैलेंज जो टेलीकॉम सेक्टर्स में हमें दिखाई देते हैं. ठीक है, इस तरीके से हमारा जो है सिक्योरिटी का भी पोर्शन जो है वो भी डिस्कस हो गया है. एंड इन दिस वे द पार्ट दैट इज इकोनॉमी. ठीक है, इकोनॉमी सेक्शन एंड नाउ इज द इंटरनल सिक्योरिटी सेक्शन ऑफ December 2020 वो हमने कवर कर लिया है. ठीक है, विजन इसका कंपाइलेशन है. हैव अ नाइस डे. थैंक यू.